हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग ने पिछले लेक्चर में अध्यादेश वाले टॉपिक से शुरुआत किया था। तो आज हम लोग का ये अध्यादेश का दूसरा लेक्चर होगा। तो जो विद्यार्थी गाँव में रह के तैयारी करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी दिल्ली की मुखर्जी नगर में जो लाखों की फीस नहीं दे सकते हैं, तो वो अपने आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए श्री राम आईएएस पीसीएस संस्थान से जुड़ सकते हैं तथा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अभी हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। इसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी को भी शुरुआत करेंगे। तो आप लोग श्री राम आईएएस पीसीएस संस्थान से जुड़ सकते हैं तथा जो आपके सपने हैं आईएएस और पीसीएस बनने के, उन सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज हम लोग अध्यादेश के दूसरे लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो दूसरे लेक्चर पे आने से पहले हम लोग पहले लेक्चर को देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था अध्यादेश क्या था, अध्यादेश क्या है, इसे कब जारी करते हैं, इसे कब जारी करते हैं, कब जारी नहीं करते हैं। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जिससे आपको आज के लेक्चर समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कब जारी नहीं करते हैं और इसे कौन जारी करता है। तो इतना बेसिक पार्ट हम लोग ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, कौन जारी करता है। तो अध्यादेश क्या होता है, पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि को अध्यादेश कहते हैं। जब भी विधि का निर्माण मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा तो उस विधि को अध्यादेश कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, इसे कब जारी करते हैं। जब दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन सत्र में ना हो या दोनों सदन सत्र में ना हो, या राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि कब जारी नहीं करते हैं। तो बजट को अध्यादेश के द्वारा नहीं पारित करा सकते हैं, अनुदान की मांगों को अध्यादेश के द्वारा पारित नहीं करा सकते हैं, और जितने भी मूल अधिकारों में संशोधन होगा उन्हें अध्यादेश के द्वारा संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। बजट कब नहीं जारी करते हैं, अध्यादेश कब जारी नहीं करते हैं। बजट को पारित कराने के लिए, मूल अधिकारों में संशोधन के लिए, मूल अधिकारों में संशोधन के लिए, अनुदान की मांग को पारित कराने के लिए, अनुदान की मांग को पारित कराने के लिए, तथा संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश को जारी नहीं कर सकते। तो आपको ये पॉइंट याद रखना कि अध्यादेश एक सामान्य विधि के समान होता है। तो अध्यादेश के द्वारा आप बजट नहीं पारित करा सकते हैं, अध्यादेश के द्वारा आप अनुदान की मांग को पारित नहीं करा सकते हैं, तथा अध्यादेश के द्वारा आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये पिछले लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था। चौथा पॉइंट क्या है, इसे कौन जारी करता है। आर्टिकल 123 के अनुसार इसे राष्ट्रपति जारी करते हैं, राष्ट्रपति, तथा आर्टिकल 213 के अनुसार राज्यपाल जारी करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े तो उनसे रिक्वेस्ट है पहले लेक्चर को भी देख ले, जिससे आपको आज का लेक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने रिवाइज कर ली। अब हम लोग आज देखते हैं कि अध्यादेश का दुरुपयोग कैसे होता है तथा अध्यादेश के संबंध में न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है। तो आज का जो पूरा लेक्चर होगा पूरे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको, यदि आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया तो आपको मेंस के आंसर लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि अध्यादेश कब जारी नहीं कर सकते। अध्यादेश के द्वारा बजट नहीं पारित करा सकते, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन नहीं कर सकते, तथा अध्यादेश के द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की, वो कौन सी शक्ति है। तो आपको किस आंसर पर टिक करना होगा, विधायी शक्ति के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है। तो ये सब चीजें हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम लोग देखते हैं कि अध्यादेश का दुरुपयोग कैसे होता है। एक मिनट गाइस, अध्यादेश का दुरुपयोग।
दुरुपयोग। तो आज का जो टॉपिक है पूरा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जो पिछला लेक्चर था, जो पहला लेक्चर था, वो हम लोगों ने प्री के हिसाब से पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर होगा मेंस के हिसाब से होगा। कि पहला क्या हो गया कि यदि एक ही अध्यादेश को बार बार जारी किया जाए, एक ही अध्यादेश को बार बार जारी किया जाए तो अध्यादेश का दुरुपयोग कैसे होता है? जब यदि एक ही अध्यादेश को राष्ट्रपति के द्वारा बार बार जारी किया जाता है तो ये एक तरह से राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग होता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जब विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता होगी तभी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति के द्वारा इसे बार बार जारी किया जाता है तो एक तरह से ये राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग होता है। इसे डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये अध्यादेश हो गया, इसी अध्यादेश को बार बार जारी किया जाए मल्टीपल टाइम्स, 1 2 3 4 बार, तो एक तरह से ये अध्यादेश की जो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त हुई है एक तरह से उसकी उन शक्तियों का दुरुपयोग होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल कब है? जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश था, इसे राज्य सरकारों के द्वारा बार बार इसे लगातार 10 वर्षों तक इस अध्यादेश को जारी किया गया। तो आलोचक इसे कहते हैं अध्यादेश राज की संज्ञा देते हैं। तो जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश था, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को राज्य सरकारों के द्वारा लगातार 10 वर्षों तक जारी किया गया। तो आलोचक क्या कहते हैं? आलोचक इसे अध्यादेश राज की संज्ञा देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश था, इसे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश राज्य सरकारों के द्वारा इस अध्यादेश को लगातार 10 वर्षों तक बनाए रखा गया। तो आलोचक क्या कहते हैं? आलोचक इसे अध्यादेश राज की संज्ञा देते हैं। तो आपको ये सभी चीजें अपने आंसर में मेंशन करनी होगी कि यदि अध्यादेशों का दुरुपयोग, अध्यादेशों को बार बार जारी किया जाता है तो एक तरह से अध्यादेश का दुरुपयोग है। और राज्य सरकारों के द्वारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लगातार 10 वर्षों तक जारी रखा गया। तो आलोचक इसे अध्यादेश राज की संज्ञा देते हैं। तो ये पहला दुरुपयोग हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, इसे राज्य सरकारों के द्वारा लगातार 10 वर्षों तक जारी रखा गया। आलोचक इसे अध्यादेश राज की संज्ञा देते हैं, जारी किया जाए। तो अब हम लोग समझते हैं कि दूसरा दुरुपयोग कैसे होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि संसद में चर्चा, यदि संसद में चर्चा व विपक्ष की आलोचना से बचने के लिए अध्यादेश को जारी किया जाता है तो इसे अध्यादेश का दुरुपयोग कहते हैं। संसद में चर्चा व विपक्ष की आलोचना से बचने के लिए यदि अध्यादेश को जारी किया जाए तो एक तरह से ये अध्यादेश का दुरुपयोग है। संसद में चर्चा व विपक्ष की आलोचना से बचने के लिए अध्यादेश को जारी किया जाए, अध्यादेश को जारी किया जाए। तो होता क्या है कि जो सरकारें होती हैं वो किसी विधेयक को संसद में पेश करने से बचती हैं, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जब विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा तो विधेयक पे चर्चा होगी, वाद होगा, संवाद होगा। इससे क्या होता है कि जो विधेयक की खामियां होती हैं वो उजागर होती हैं। तो संसद, जो सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं, किसी विधेयक को संसद में पेश करने के बजाय उसी विधेयक को अध्यादेश के रूप में जारी करती हैं, जिससे जो विपक्ष की आलोचना व संसद में चर्चा से बचा जा सके। तो सरकारें क्या करती हैं कि जो विधेयक होता है उसे संसद में पेश करने के बजाय उसी विधेयक को अध्यादेश के रूप में जारी करती हैं, जिससे संसद में चर्चा व विपक्ष की आलोचना से बचा जा सके। तो सरकारें क्या करती हैं
विधेयक को संसद में पेश करने के बजाय उसे अध्यादेश के रूप में जारी करती हैं। अध्यादेश के रूप में जारी करती हैं। तो ये भी एक तरह से अध्यादेश का दुरुपयोग हो गया कि जो सरकारें होती है वो संसद में चर्चा व विपक्ष की आलोचना से बचने के लिए उसे अध्यादेश के रूप में जारी करती हैं। यदि विधेयक को संसद में सीधे पेश करेंगे तो विधेयक पे चर्चा होगी, वाद होगा, संवाद होगा, तो एक तरह से विधेयक की जो कमियां होंगी वो उजागर हो जाएंगी। तो सरकार कौन सी ट्रिक अपनाती है? सरकारें ये ट्रिक अपनाती हैं कि उस विधेयक को संसद में पेश करने के बजाय उसी विधेयक को अध्यादेश के रूप में जारी करती हैं, जिससे उस विधेयक पर चर्चा व विपक्ष की आलोचना से बचा जा सके। तो इस तरह से अध्यादेश का दुरुपयोग होता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको अपने सब आंसर में ये सभी कीवर्ड्स हैं, आपको अपने आंसर में ये सभी कीवर्ड्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये सभी चीज़ें आप लोग अपने आंसर में हेडलाइन लाइन भी बना लीजिए, मार्किंग कर लीजिए कि ये सब चीज़ें आपको अपने आंसर में लिखनी हैं। तो सरकारी ट्रिक कौन सी अपनाती है? सरकारों के पास बहुत सारी ट्रिक होती है, उसमें से एक ट्रिक है कि विधेयक को संसद में पेश करने के बजाय उसे अध्यादेश के रूप में जारी कर दो, जिससे वो संसद में चर्चा व विपक्ष की आलोचना से बचा जा सके। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा क्या होगा? सदन में गतिरोध की स्थिति में अध्यादेश को जारी करना। तो होता क्या है कि यदि किसी विधेयक पर संसद में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस गतिरोध से बचने या उस गतिरोध को दूर करने के लिए उसी विधेयक को संसद के सत्र की समाप्ति के बाद अध्यादेश के रूप में जारी कर दिया जाता है। तो ये भी एक तरह से अध्यादेश का दुरुपयोग होता है कि संसद में जो किसी विधेयक पे यदि गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस गतिरोध से बचने के लिए किसी विधेयक को संसद के सत्र की समाप्ति के बाद अध्यादेश के रूप में जारी कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अध्यादेशों का दुरुपयोग किन किन तरीकों से होता है। पहला हो गया कि एक ही अध्यादेश को यदि बार बार जारी किया जाए तो इसे अध्यादेश का दुरुपयोग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि यदि अध्यादेश को तभी जारी किया जाएगा जब विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता होगी। दूसरा क्या हो गया कि संसद में चर्चा व विपक्ष की आलोचना से बचने के लिए यदि अध्यादेश को जारी किया जाएगा तो एक तरह से यह अध्यादेश का दुरुपयोग होगा। तीसरा क्या हो गया कि यदि गतिरोध संसद में किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस गतिरोध से बचने के लिए संसद के सत्र की समाप्ति के बाद विधेयक को अध्यादेश के रूप में जारी कर दिया जाता है। तो ये तरीके हम लोग ने देखे कि कैसे अध्यादेश का दुरुपयोग होता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। किसी विधेयक पे गतिरोध उत्पन्न होने पर संसद के सत्र की समाप्ति के बाद अध्यादेश को जारी करना। तो ये आपके मेंस के लिखने की अप्रोच होगी कि मेंस में किस तरह से आपको अपने आंसर्स को लिखना है। एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझाना है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया हम लोग का अध्यादेश का दुरुपयोग। तो आप लोग अपने नोट्स कैसे बनाएंगे? एक ही अध्यादेश को बार बार जारी करना, अध्यादेश को बार बार जारी करना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? संसद में चर्चा
वह विपक्ष की आलोचना से बचने के लिए जारी करना, आलोचना से बचने के लिए जारी करना। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? गतिरोध की स्थिति में अध्यादेश को जारी करना, अध्यादेश को जारी करना। तो ये 3 तरीके हो गए जारी करना, ये 3 तरीके हो गए जिससे अध्यादेशों का दुरुपयोग होता है। तो इसे आप लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपने नोट्स बना लीजिए और डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे इसमें पहला वाला डायग्राम ऐसे बना सकते हैं आप लोग, जिसमें अध्यादेशों को बार बार जारी किया जाता है, तो इससे अध्यादेशों का दुरुपयोग होता है। और दूसरा क्या हो गया कि संसद में चर्चा व विपक्ष की आलोचना से बचने के लिए अध्यादेश को जारी किया जाए। और तीसरा भी हम लोग ने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि अध्यादेश के संबंध में न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है। तो ये सब जो सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि अध्यादेश के संबंध में न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है। न्यायपालिका का दृष्टिकोण तो 1969 में जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने जो 1969 में जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने एक अध्यादेश के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उस एक अध्यादेश के द्वारा जब उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया, 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया, तो उस अध्यादेश को न्यायपालिका में चुनौती दी गई। 1969 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों अध्यादेश के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है कि जो निजी बैंक थी उन्हें सरकारी बैंकें बना दी गई। जो निजी हाथों में जो बैंकें थी उन्हें सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब निजी हाथों से सरकारी हाथों में चले जाना, सरकारी हाथों में चले जाना। तो ये हो गया राष्ट्रीयकरण का मतलब। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अध्यादेश के द्वारा किया गया था। तो इसी अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसे आरसी कूपर केस के नाम से जानते हैं। आरसी कूपर वाद, इसे न्यायपालिका में चुनौती दी गई। जिसे आरसी कूपर केस के नाम से जानते हैं। आरसी कूपर केस के नाम से जानते हैं। तो आपको ये केस आपको अपने एग्जाम में मेंशन करना है, आरसी कूपर वाद। आरसी कूपर वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अध्यादेश को तभी जारी किया जाएगा जब विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो। लेकिन सरकार के समक्ष बैंकों के राष्ट्रीयकरण को करने की कोई भी आवश्यकता उस समय विद्यमान नहीं थी, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यादेश को क्यों असंवैधानिक घोषित किया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मानना था कि जो अध्यादेश आप जारी कर रहे हो उस समय सरकार के समक्ष बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने की कोई भी आवश्यकता उनके समक्ष विद्यमान नहीं थी। तो ये आरसी कूपर वाद में क्या बोला कि अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार के समक्ष कोई भी आवश्यकता उस समय बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने की विद्यमान नहीं थी, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए 38 संविधान संशोधन किया। उसे देखते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। राष्ट्रीयकरण किया। तो इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए 38 संविधान संशोधन के द्वारा 123 4 क्लॉज को जोड़ा। उसमें यह प्रावधान किया कि अध्यादेशों को आज के बाद
न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो न्यायपालिका के निर्णय को बदलने के लिए 1975 में 38 संविधान संशोधन 1975 पारित कराया इंदिरा गांधी ने, और इसमें एक क्लॉज जोड़ा 123 क्लॉज 4। इसमें बोला गया कि अध्यादेशों को आज के बाद न्यायपालिका में कभी भी चुनौती नहीं दी जाएगी। अध्यादेशों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाएगी। न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन जब 1975 के बाद जनता पार्टी सरकार में आई तो उन्होंने क्या किया कि जो 39 संविधान संशोधन के द्वारा 123 4 जो क्लॉज को जोड़ा गया था उसे उन्होंने समाप्त कर दिया। तो इस क्लॉज को 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस क्लॉज को समाप्त कर दिया। किसने किया? जनता पार्टी के द्वारा। जनता पार्टी के द्वारा 123 क्लॉज 4 को 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये आप लोग को बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट्स बनाइए जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये न्यायपालिका का दृष्टिकोण है। न्यायपालिका ने एक अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि उनका मानना था कि सरकार के समक्ष कोई भी आवश्यकता विद्यमान नहीं थी, जिस कारण उन्होंने इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित किया। तो फिर इंदिरा गांधी नाराज हो जाती है। इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका के निर्णय को पलटने के लिए एक ये 38 संविधान संशोधन पारित किया। उसमें ये बोला कि न्यायपालिका को आज के बाद जो अध्यादेश को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो लेकिन जब जनता पार्टी सरकार में आती है 1975 के बाद, तो वो इस 44 संविधान संशोधन के द्वारा 123 क्लास 4 को समाप्त कर देती हैं। ये आपको याद रखना है। 38 संविधान संशोधन 1975 के द्वारा अध्यादेश को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये सभी जितने भी हम लोग संविधान संशोधन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में या तो प्री में पूछे जाएंगे, यदि प्री में नहीं पूछे जाते हैं तो आपको अपने मेंस के आंसर में इन सभी संविधान संशोधनों का उल्लेख करना होगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और एक और केस देख लेते हैं। 1987 में क्या बोला गया? डीसी वाधवावाद में, डीसी वाधवा केस में बोला गया कि अध्यादेशों को बार बार जारी करना असंवैधानिक है। जब अध्यादेशों को बार बार जारी किया जाने लगा, जब अध्यादेशों का दुरुपयोग होने लगा, तो 1987 में डीसी वाधवा केस में ये बोला गया कि अध्यादेशों को यदि बार बार जारी किया जाता है तो ये एक तरह से असंवैधानिक है। यदि एक ही अध्यादेश को बार बार जारी किया जाएगा उस अध्यादेश को न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सभी केसेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करके रखिए। अब हम लोग समझते हैं कि निष्कर्ष पे क्या है कि अध्यादेश को जारी करना सही है या गलत। उस पर हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। तो आप लोग की एक भूमिका और बॉडी और जो निष्कर्ष वाला पार्ट है इसको आपको बिल्कुल क्रम से लिखना होगा, जिससे यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो निष्कर्ष में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि अध्यादेश एक संवैधानिक प्रावधान है तथा इसे तत्काल आवश्यकता होने पर ही जारी किया जाना चाहिए। विपक्ष की आलोचना व सदन में चर्चा से बचने के लिए इसे नहीं जारी किया जाना चाहिए तथा अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन भी होना चाहिए, जिससे संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बना रहे। तो निष्कर्ष पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अध्यादेश
एक संवैधानिक प्रावधान है, एक संवैधानिक प्रावधान है तथा इसे तत्काल आवश्यकता होने पर जारी किया जाना चाहिए, जारी किया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे? विपक्ष की आलोचना वह संसद में चर्चा से बचने के लिए, संसद में चर्चा से बचने के लिए इसे जारी नहीं किया जाना चाहिए, इसे जारी नहीं किया जाना चाहिए। तो एक पॉइंट और आप लोग लिख सकते हैं कि अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन भी होना चाहिए, जिससे संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बना रहे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है कि कार्यपालिका अपना कार्य करेगी, न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, विधायिका अपना कार्य करेगी। तो ये सभी चीज़ें होंगी, तो ये सभी चीज़ें हम लोग को निष्कर्ष में लिखनी पड़ेगी कि अध्यादेश एक संवैधानिक प्रावधान है तथा इसे तत्काल आवश्यकता होने पर ही इसे जारी किया जाना चाहिए। संसद में चर्चा व विपक्ष की आलोचना से बचने के लिए इसे जारी नहीं करना चाहिए तथा न्यायपालिका के द्वारा अध्यादेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन होना चाहिए, जिससे संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बना रहे। तो ये हम लोग का अध्यादेश वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। गाइस, थैंक यू सो मच।